ये क्वेश्चन सीबीएसई की वेबसाइट पे पब्लिश्ड है। उन्होंने कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, उनमें ये क्वेश्चन उनमें से एक है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में मुझे बोला है कि हमारे पास 3 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक एक्स, ब्लॉक वाई एंड ब्लॉक ज़ी। तीनों ही ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं और तीनों ही डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है? मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स और तीनों ही एयर में प्लेस किए गए हैं, ठीक है? मतलब इसमें हमारा जो मीडियम 1 होगा, वो होगा एयर और मीडियम 2 होगा, जो भी इनका ये ब्लॉक्स हैं बेसिकली। मीडियम 2 हमारा ये है ब्लॉक एक्स, ब्लॉक वाई एंड ब्लॉक जी, ठीक है? अब मुझे इसमें दिया हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इज़ डिफरेंट इन ईच केस। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है, ठीक है? बट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज सेम इन ऑल 3 ब्लॉक्स। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आर, वो सेम है, इसलिए तीनों में सिर्फ आर लिखा हुआ है। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस हैं, उनका मुझे यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, ठीक है? वही रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा है सिर्फ, और कुछ नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है, सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। अब इसमें करना क्या है, यू हैव टू कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल 3 ब्लॉक्स, ठीक है? कि तीनों ब्लॉक्स में लाइट का स्पीड कंपेयर करना है, ठीक है? बताना नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन देना है कि किसमें ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा। अब आप बोलोगे सर वो तो सामने-सामने दिख रहा है। अब देखो एक्स ब्लॉक में जो रे ऑफ लाइट है वो सबसे कम बेंड हो रही है, ज़ी ब्लॉक में जो रे ऑफ लाइट है वो सबसे ज़्यादा बेंड हो रही है, तो ऑब्वियसली इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगा और इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा बेंड होती है उसकी स्पीड इतनी स्लो होती है, रे ऑफ लाइट जितनी कम बेंड होती है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन में सिखाने लायक क्या है, ये तो सामने-सामने दिख रहा है। सिखाने लायक बात है ये। इसमें आपको बोला है अपने आंसर को जस्टिफाई करो। आप सीबीएसई को ये नहीं बोल सकते कि देखो सीबीएसई, अगर आपके पास आँखें हैं तो आपको दिखाई देगा कि इसमें रे ऑफ लाइट कितनी बेंड हो रही है, उसमें रे ऑफ लाइट कितनी बेंड हो रही है, तो सामने-सामने दिख रहा है। आपको उस बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो जस्टिफिकेशन पार्ट ही इसमें सिखाने लायक है। अब देखो इसमें बेसिकली ना मुझे क्या बोला है कि अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम है, ठीक है? तो मुझसे कांसेप्ट पूछा क्या गया है? मुझसे कांसेप्ट पूछा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और स्पीड ऑफ लाइट इन दीज मीडियम्स, मतलब एक्स में, वाई में और जेड में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाओ। जो मैं अप्रोच यहाँ पे करवा रहा हूँ दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन एट योर क्लास, या जहाँ से भी आप पढ़ाई करते हो, ठीक है? तो बिफोर यू से कि सर हमारे कोचिंग पे तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमें 4 स्टेप में करवाया था, आप थोड़ा उसमें लंबा करवा रहे हो, आपने अननेसेसरीली उसमें 1-2 स्टेप ऐड कर दिया है। तो मैं उसके लिए बोलना चाहूँगा कि सीबीएसई की जो वेबसाइट है जहाँ पे ये क्वेश्चन पब्लिश्ड है, वहाँ पे भी आंसर दिया हुआ है, ठीक है? और वहाँ पे भी लिटरली 4 स्टेटमेंट में ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है? बट वो 4 स्टेटमेंट में कांसेप्ट इतना समझ में नहीं आ रहा है। वो 4 स्टेटमेंट्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो बता देंगे, इस क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? बट वो जस्टिफिकेशन के बेसिस पे आप इसके जैसा और कोई क्वेश्चन जब करने जाओगे ना तो उसमें डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आपने सिर्फ क्या किया है, आपने इसके पीछे के स्टेटमेंट्स याद किए हैं। आपने उसके पीछे का कांसेप्ट अप्लाई नहीं किया। जब भी हम लोग कोई कांसेप्ट अप्लाई करते हैं ना किसी क्वेश्चन पे, तो उसका एप्लीकेशन जब दूसरे क्वेश्चन पे आता है, तो उसका एप्लीकेशन बहुत ईज़ी हो जाता है। लेकिन जब हम लोग ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं ना कि इस क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट लिख दो, उस क्वेश्चन का वो स्टेटमेंट लिख दो, तो इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक मेमोराइजिंग कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन याद कर लिया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, वो क्वेश्चन याद कर लिया, वो क्वेश्चन हमारा हो गया। लेकिन क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं। आपको एक ही कंसेप्ट ऑलमोस्ट एवरी सिमिलर क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। अगर इसके जैसा और कोई क्वेश्चन आ गया, तो जो मैं अप्रोच आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, आई एग्री उसमें 2 स्टेप से ज़्यादा है। आई एग्री उसमें 2 स्टेप से कम करके भी आंसर कर सकते थे, लेकिन वो 2 स्टेप से ज़्यादा करके हम जितना कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं और उसकी वजह से ऐसे आने वाले क्वेश्चंस को कितना ईज़ी बना सकते हैं, वो आप यहाँ पे खुद देख लेना। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और स्पीड ऑफ लाइट, इनमें एक रिलेशनशिप बताओ, ठीक है? एंड लाइक आई सेड बिफोर, लाइक वी एस्टैब्लिश्ड बिफोर, कि हमारे पास इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है और वही रिलेशनशिप हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है? अब मुझे इतना पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इन एनी गिवन मीडियम, वो किस पे डिपेंड करता है? वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो अगर मैं मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लूँ तो मैं उससे निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो अगर मेरे पास मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है समझो n, ठीक है? और मेरा मीडियम 1 है एयर, जिसको मैं c से लिखूंगा, तो मैं यहाँ से उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगी उस मीडियम में वो निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो मुझे v का चलो पता चल गया, ये स्पीड ऑफ लाइट का उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मुझे पता चल गया कैसे निकालना है, ठीक है? अब मैं इसकी बात देखूंगा, ठीक है? अगेन मेरा कंसेप्ट क्या है? मेरा कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन, ठीक है? तो रिफ्रैक्शन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का कोई रिलेशनशिप है क्या मेरे पास? है ना? है ना हमारे पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी गिवन बाय साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमारा प्यारा सा स्नेल्स लॉ, ठीक है ना हमारे पास, ठीक है? अब सिंस हमारे पास इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो हम लोग इन दोनों के बीच का एक कॉमन लिंक जो है वो यूज करके एक अपना रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं,
ठीक है। अब अगर समझो मैं मान लूँ उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू सी बाय वी, ठीक है। अब ठीक है, मुझे पता है इसमें से थोड़े लोगों का ये भी डाउट होगा कि सर आपने तो बोला था कि तीनों ब्लॉक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो हम लोग यहाँ पे तीनों ब्लॉक्स के लिए सेम फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, हम लोग जो भी कंसेप्ट आगे यहाँ पे बना रहे हैं उसके हिसाब से, दिस रिफर्स टू अ पर्टिकुलर ब्लॉक। मतलब मैं ये एक्स ब्लॉक पे अप्लाई करूंगा, फिर यही चीज़ मैं वाई ब्लॉक पे अप्लाई करूंगा, फिर मैं यही चीज़ जी ब्लॉक पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोग तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ले रहे हैं। ऑब्वियसली तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, हमें क्वेश्चन में बोला भी गया है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग कंसेप्ट डिराइव करने वाले हैं, दिस रिफर्स टू एन इंडिविजुअल ब्लॉक, ठीक है। तो n की वैल्यू इन x ऐसे हम लोग लिखेंगे, n की वैल्यू इन y हम लोग ऐसे लिखेंगे, n की वैल्यू इन z हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आगे आगे देखो थोड़ा समझ में आता जाएगा। अब मुझे पता है कि ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिराइव कर लिया, ठीक है। अब देखो मुझे इसमें बोला है, मुझे क्वेश्चन में बोला है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो मतलब साइन आर भी एक कांस्टेंट होगा। ऑल्सो मुझे बोला है कि तीनों ब्लॉक्स एयर में है, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में लूंगा, तो ये भी मेरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास बचा क्या, हम लोगों को क्वेश्चन में आई का वैल्यू नहीं पूछा है, ना ही स्पीड ऑफ लाइट पूछा है कि कितना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है। हम लोगों को रिलेशनशिप पूछा ना उन दोनों का, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो उसके हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट कितना हो सकता है, मतलब अगर वो बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो इसका क्या होगा, वो रिलेशनशिप पूछा ना। तो हम लोग इसे फॉर्मूला में उस रिलेशनशिप की बात करेंगे। अब देखो सिंस मेरे पास ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। बट हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखो साइन आई जो है न्यूमरेटर में आ रहा है और ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास आंखें हैं तो आपको दिखेगा कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, दे आर ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, साइन आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है, बराबर है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में घटेगी, ठीक है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट उस केस में बढ़ जाएगी, ठीक है। बट एक बात बहुत 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 ध्यान में रखना, हम लोग ये जो रिलेशनशिप यहाँ पे बता रहे हैं ना, मैं एक सेकंड क्लियरली लिखता हूँ, हम लोग ये जो रिलेशनशिप यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं ना, दिस इज ओनली बिकॉज हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर कांस्टेंट है, ठीक है। दिस इज नॉट अ जनरल डेरिवेशन, ठीक है। दिस ये जो है मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ, दिस इज स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन ओनली। तो इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ, अब जो मुझे आपने रिलेशनशिप दिया है, मुझे बोला है कि आई कौन सा सबसे बड़ा था, आई जी सबसे बड़ा था, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आई जी जो आपने मुझे सबसे बड़ा दिया है, ठीक है, तो उसमें जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर सबसे बड़ा तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होगी, सॉरी स्पीड जो होगी लाइट की जी में, वो सबसे कम होगी। यहाँ पे ये सबसे बड़ा है तो ये यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे आई वाई आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे आई एक्स आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे वी वाई आ जाएगा और यहाँ पे वी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सो वी एक्स speed of light in block x is more than speed of light in block y is more than speed of light in block z, ठीक है। ये मेरा आंसर है, ठीक है। अब मैंने आपको इसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। बट बिफोर दैट मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, कैसे उसको समझाना है, उसका जस्टिफिकेशन कैसे प्रोवाइड करना है, बिकॉज मार्क्स अगेन जस्टिफिकेशन में मिलेंगे। आप वहाँ पे ओरल एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आपका वहाँ पे साइंस का वाइवा एग्जाम नहीं है, आपको लिख के रिलेशनशिप डिराइव करके आपको वहाँ पे समझाना पड़ेगा कि हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे स्लोएस्ट होगी, ठीक है। एंड अगेन इस कंसेप्ट के बेसिस पे अब जो हमने कंसेप्ट अप्लाई करना सीखा ना, एक बार वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हमने बेसिकली किया क्या, हमने इसमें बेसिकली अप्रोच सीखा क्या कि जब मैं इस रिलेशनशिप को यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो निकाल देने हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें जो दो बचती हैं मुझे उन दोनों का रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल समझो इस क्वेश्चन में मुझे दिया था कि साइन आर कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने किस चीज़ के बीच का रिलेशनशिप देखा, जो दो चीज़ें चेंज हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्वेश्चन में दिया होता कि समझो एंगल ऑफ इंसिडेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैं क्या करता, अगेन वही अप्रोच लेंगे ना, अप्रोच वही लेंगे कि जो दो चीज़ें चेंज हो रही हैं उनके बीच का रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप हम लोग उसमें डिराइव करेंगे, अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस कांस्टेंट दिया होता तो मैं किसका और किसका रिलेशनशिप देखता, तो मैं साइन आर और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम का रिलेशनशिप देखता, ठीक है। तो मुझे अप्रोच वो याद रखना कि दो चीज़ें जो चेंज हो रही है उसका मुझे रिलेशनशिप डिराइव करके उसके बेसिस पे बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट पे क्या असर पड़ेगा।
ठीक है? अब यहाँ पे मैंने आपके लिए ये आंसर लिख के रखा है, ठीक है? अच्छा, वन मोर थिंग, आप में से बहुत लोगों ने मुझे बताया कि सर इसको पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट करना है। आई न्यू दैट ऑलरेडी, बट द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि मैं पीडीएफ में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे ऑप्शन नहीं पता। द प्रॉब्लम इज़ कि इसमें से जो पीडीएफ फाइल बन रहा है, वो खुल नहीं रहा फॉर सम रीज़न, तो मुझे उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरा आईपैड भी थोड़ा बेचारा बुड्ढा हो गया है, तो मैं देख के आपको उसमें मैं करके देता हूँ। बाय नेक्स्ट क्वेश्चन या बाय नेक्स्ट वीडियो मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं आपको डेफिनिटली इसमें पीडीएफ से प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? अब इस क्वेश्चन का अगेन आंसर लिखना कैसे है वो मैंने यहाँ पे दिखाया, वो एक बार देख लो। अगेन आपको ये यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए था, ठीक है? एक बार मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो देयर इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। वो अब अभी आप यही कांसेप्ट अप्लाई करके कि कैसे रिलेशनशिप डिराइव करना है, किन दो चीज़ों का रिलेशनशिप निकालना है, आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना। ये पार्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपके अपने एक्सप्लेनेशन के लिखा है, सो दैट आपको बेटर समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? ये सिर्फ आपके अपने एक्सप्लेनेशन के लिए है, नो नीड टू राइट दिस इन एग्जाम। तो मैं पहले स्नेल्स लॉ मेंशन करूँगा, फिर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे भी दिया जाता है, ठीक है? फिर दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट कर दूँगा, और फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि मेरा साइन आर कांस्टेंट है, मेरा सी इसमें कांस्टेंट है, तो उसके हिसाब से मैं ये रिलेशनशिप बोल सकता हूँ, ठीक है? अगेन आप बोलोगे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब में अलग-अलग है, तो हम लोग एक ही फॉर्मूला कैसे ले रहे हैं? एक फॉर्मूला एट अ टाइम किसी एक ब्लॉक की ही बात कर रहा है, वो सारे ब्लॉक्स की एक साथ बात नहीं कर रहा। दिस इज़ फॉर ब्लॉक एक्स इंडिविजुअली, यही फिर हम लोग ब्लॉक वाई के लिए अलग से लेंगे, यही ब्लॉक जी के लिए हम लोग अलग से लेंगे, लेकिन वो हमें दिखाना नहीं है। हम लोगों को अलग-अलग ब्लॉक्स के लिए दिखाना नहीं है, हम लोग को एक जनरल रिलेशनशिप बताना है जो हम लोग किसी भी ब्लॉक पे ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है? तो वो प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होना कि कैसे एन अलग-अलग है सब में, लेकिन हम लोग एक ही ले रहे हैं, ठीक है? दिस मीन्स ये आपको स्टेटमेंट अगर लिखना हो तो चाहे आप लिख सकते हो, ठीक है? ऑप्शनल, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन अवॉइड दिस, ठीक है? आपने ये दिखा दिया, इसी को हमने वर्ड्स में लिखा। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिखो, टाइम नहीं है तो दिस बिकम्स ऑप्शनल, ठीक है? तो मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ फिर। सिंस i3 इज द हाईएस्ट, v ऑफ z वुड बी द स्लोएस्ट। अब अगेन देखो यहाँ पे i3 की बात चल रही है, यहाँ पे vz की बात चल रही है, थोड़ा कंफ्यूजन था, इसीलिए मैंने वहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक्स वाई जी में करके दिखाया था फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? बट आपको लिखना यही है, क्वेश्चन में i3 दिया तो i3 ही लिखना है, vz दिया तो vz ही लिखना है, ठीक है? अगेन यहाँ पे ध्यान देना कि i3 जो है वो ब्लॉक z को रेफर कर रहा है, ठीक है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें सबसे कम होगा, ठीक है? तो हमने वही लिखा है कि i3 हाईएस्ट है तो vz स्लोएस्ट होगा। तो इन द गिवन इक्वेशन मैं बोल सकता हूँ कि i3 सबसे जो बड़ा है वो z ब्लॉक को जो रेफर कर रहा है उसके बेसिस पे vz जो होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है? लेकिन इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इंपॉर्टेंट लिखना यहाँ पे कि ये जो आपने बताया, ये जो कंपैरिजन आपने दिया, वो कंपैरिजन हम लोग सिर्फ तभी दे पाए जब r हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट था। अगर वो कांस्टेंट नहीं होता तो मे बी हमारे पास कोई अलग रिलेशनशिप आता उस चीज़ का, ठीक है? तो प्लीज़ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन वहाँ पे भूलना मत, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगेन इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट हमने अभी अप्लाई करना सीखा ना, वो कंसेप्ट अप्लाई करना सीखो। सिर्फ स्टेटमेंट्स याद मत किया करो कि इस क्वेश्चन का इस स्टेटमेंट ये लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट अगर आप एक बार अप्लाई करना सीख गए ना, तो दूसरे सिमिलर क्वेश्चंस जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, उनमें उनका आंसर बनाना खुद से बहुत ईज़ी हो जाता है और हम लोगों का मेमोरी पे डिपेंडेंस बहुत कम हो जाता है, ठीक है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा, आई होप आपको इसका जस्टिफिकेशन समझा। आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हायर लेवल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आओ, तो मैं लेके आ रहा हूँ। आई हैव ऑल दी सैम्पल पेपर्स, प्री बोर्ड्स, रेफरेंस बुक्स, जितना भी मैं मटेरियल निकाल सकता था मैं निकाला है। उसमें से जो भी क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन में कंसेप्ट अच्छा है सीखने के लिए, या इस क्वेश्चन पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में मे बी वो लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना पैटर्न मैथ्स के हिसाब से देख रहा हूँ तो दे आर लीनिंग मोर टुवर्ड्स कंसेप्चुअल देन नंबर्स। मतलब जितना ए बी पी क्यू वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, उतना मुझे नंबर्स वाले क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड सच क्वेश्चंस, और आप में से बहुत लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करवाओ, करेंगे। अभी हम लोग के पास 2-3 हैं यहाँ पे, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के भी काफ़ी क्वेश्चंस करवाऊँगा, लाइट चैप्टर के भी काफ़ी क्वेश्चंस करवाऊँगा। और बहुत लोगों ने बोला कि सर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये सब नहीं समझ में आ रहा है, उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है? दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आई होप आपको समझा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड नाइट।